जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे जी कि कॉम्पिटेंसी या फिटनेस के बारे में हमने बात की थी। हमने ये देखा कि कॉम्पिटेंसी के लिए जो हमें सबसे पहली चीज़ बताई गई, वो ये कहा गया कि वो पर्सन इस काबिल हो कि वो रैशनल आंसर दे सके, ठीक है? और वो जो रैशनल आंसर नहीं दे पा रहा, उसके पीछे हमें जो कुछ रीज़न्स भी बताई गई थी कि इनकी वजह से, लाइक एज की वजह से या किसी डिज़ीज़ की वजह से वो इस काबिल नहीं है कि वो रैशनल आंसर नहीं दे पा रहा, तो उस पर्सन को हमने कहा था कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस जो है वो नहीं होगा, ठीक है? फिर हमने उसमें ये भी देखा कि जो लुनैटिक है, उनके बारे में हमें कहा गया कि लुनैटिक पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है अंटिल उसकी वो जो लुनेसी है वो खत्म ना हो जाए। और जब वो इस काबिल हो जाता है कि अपने जो क्वेश्चन उसको हमने बताए हैं उनको वो अंडरस्टैंड करके आपको आंसर दे सके, उसको हमने कहा कि वो भी कॉम्पिटेंट बन जाता है। फिर इसी तरह से हमने कहा कि वो पर्सन जो पर्जरी या जो फॉल्स एविडेंस के लिए जिस बंदे के ऊपर कन्विक्टेड हो, उसको हम जो है वो अलाउ नहीं करेंगे अंटिल हमें ये कंफर्म हो जाए, अंटिल कोर्ट को इस चीज का यकीन हो जाए कि इस पर्सन ने तौबा ताइब कर लिया है, फिर हम उसकी इसको एविडेंस को जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने कुछ देखा कि इसके क्वेश्चन की अगर आपने लेंथ बढ़ानी है, इसके कंटेंट को, उसके लिए मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए, वो आप इसमें से खुद रीड कर लीजिएगा। अब आ जाइए जी कि हम देखते हैं कि कौन-कौन से लोग कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं। हम इसको जल्दी से देखेंगे, इस पे हमने कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगाना। बहुत सारी चीज़ों का आपको ऑलरेडी पता है। हम एक ओवरव्यू देखेंगे ताकि आपके माइंड में एक जो है वो एक क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना, उसका बनाना आ जाए। अब कॉम्पिटेंसी में हमने चाइल्ड विटनेस की बात करनी है। अच्छा, चाइल्ड विटनेस के लिए देखिए, ये बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है कि चाइल्ड विटनेस को आप एज ए कॉम्पिटेंट कंसिडर करते भी हैं कि नहीं? मुझे आप में से कोई चाइल्ड की डेफिनेशन बता सकता है? चाइल्ड क्या होता है? क्या चाइल्ड जो है वो एक सोशियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है या ये कोई एक आपकी लीगल जो है वो एक एज होती है? कोई बता सकता है आप में से कि आप अगर चाइल्ड को डिफाइन करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? जी, किसको चाइल्ड कहा जाता है? Sir, according to Majority Act, person under the age of 18 years is considered as a child. ठीक है, ओके। एनी अदर पर्सन? Human being below the age of puberty, ठीक है, ऑलराइट जी, ठीक है। क्या दुनिया below the legal age of majority. ओके, क्या दुनिया के सारे चाइल्ड एक ही तरह के होते हैं या कुछ एरिया में नहीं जो सर, डिफरेंट होता है। डिफरेंट होते हैं? नो सर, कहीं पे 21 ईयर भी है, कहीं पे 18 है, हम्म, और पीपीसी में किसी जगह पे 14 और 16 का भी जिक्र आता है। इस ठीक है। तरह हर एक एक्ट मुख्तलिफ तरीके से उसे बताता है। अच्छा देखिए, आपको मैंने थोड़ा सा ना फेजेस ऑफ लाइफ बता देता हूँ, पहले जिंदगी की हमारी क्या फेजेस होते हैं, फिर मैं चाइल्ड पे वापस आता हूँ ताकि आपको जरा आइडिया हो जाएगा जब आप आंसर अपना बना रहे होंगे। देखिए, इंसान का जो पहला फेज होता है ना, वो इन्फेंट कहलाता है। इन्फेंट, इन्फेंट आप कह लीजिए कि जो वो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको इन्फेंट कहा जाता है। और जिंदगी का एक साल जो हमारा पहला होता है ना, उस एक साल में जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, उसको दुनिया में सिर्फ एक पर्सन नजर आ रहा होता है, वो उसकी मदर होती है। ठीक है, ही ओनली नो हिज मदर, उसको सिर्फ अपनी मदर का पता है क्योंकि उसके साथ उसका बॉन्ड बर्थ से पहले बन चुका होता है। ठीक है, उसको दुनिया में और कोई चीज नजर नहीं आती, किसी से वो जिसे कह ले उसका बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ एक मदर का बॉन्ड होता है। अगर किसी आपने देखा होगा हमारे फैमिली मेंबर्स में कुछ बच्चे जो है, कुछ लोगों के पास जाके वो ज्यादा हैप्पी होते हैं, हालांकि वो छोटे, उनको भी वो अपनी मदर ही समझ रहा होता है। अच्छा, लेकिन 1 ईयर के बाद जब बच्चा 3 ईयर्स तक पहुंचता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि मुझे अब आउटर वर्ल्ड से इंटरैक्ट करना पड़ेगा। वो आउटर वर्ल्ड से इंटरैक्ट करना शुरू कर देता है, मैसेजेस कन्वे करना शुरू कर देता है इशारों के साथ, और अगर बोलना शुरू कर दे तो बताना भी शुरू कर देता है। यानी अब उसको पता चल जाता है कि मैं सिर्फ अपनी मदर पे डिपेंड नहीं कर सकता, मुझे बाकी लोगों को भी चीजें बताना पड़ेगी। आउटर वर्ल्ड से उसका कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है, वो बताना शुरू कर देता है कि मुझे भूख लगी है या मुझे वॉशरूम जाना है, वो चीजें एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है, वो आपसे बातें करना शुरू कर देता है। 3 साल में जब वो पहुंचता है, इन 3 साल की एज में अगर देखा जाए तो वो आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। और जब एक बच्चा 6 ईयर्स में पहुंचता है ना, एक 6 ईयर के बच्चे को दुनिया का पता चल जाता है
कि मैंने अब इस दुनिया में कैसे जिंदा रहना है। अगर उसको सोशलाइज सही तरह से किया जा रहा है, अगर उसकी सोशलाइजेशन का प्रोसेस अच्छा हो रहा है, उसको पता चल जाता है कि जी दुनिया में मैंने कैसे रहना है। मैं एक एग्जांपल के लिए बता देता हूं कि दुनिया में 70% खवातीन, 70% लड़कियां जब वो अपनी जिंदगी के पहले 6 साल मुकम्मल करती है ना, यानी 6 साल की होती हैं, तो वो अपनी लाइफ की रियल विश को बदल देती हैं। क्यों बदल देती है? उनको पता चल जाता है कि मैं एक लड़की हूं और मैं ये नहीं कर सकूंगी। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको कॉम्पिटेंसी की समझ आए, चाइल्ड की समझ आ जाए। 6 ईयर की बच्ची को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि मैं फुटबॉल नहीं खेल सकूंगी, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकती हमारे पाकिस्तानी समाज में, या मुझे किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, या मेरा करियर किस चीज में बनने वाला है, ये उसको पता चल जाता है 6 ईयर की एज में। ठीक है, यानी एक 6 ईयर का बच्चा जो है, अगर देखा जाए तो वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है। ठीक है, कहने का मकसद ये है, अगर एक 6 ईयर का बच्चा रैशनल आंसर देना शुरू कर दे तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस बन जाता है। हमारे एक वो कराची के हैं अल्ताफ हुसैन साहब, आपको पता है, उनके ऊपर एक इल्जाम था लंदन में, आई थिंक के उसके अंदर जो एक विटनेस है ना, वो एक बच्चा है। ठीक है, जब वो ऑफेंस हुआ था वहां पे मर्डर का, तो वहां पे जो विटनेस था एक छोटा बच्चा था, और वो बड़ा हो चुका है। ठीक, केस काफी जो है वो लेंथी चल रहा था, लेकिन उसकी एविडेंस को कोर्ट कंसीडर कर रही है। तो यहां से हमें पता ये चल रहा है कि एक बच्चा अगर इस काबिल हो जाता है कि उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, वो आंसर दे सकता है, कौन से आंसर? रैशनल आंसर दे सकता है, तो वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है। और मैंने आपको बताया कि 6 साल की एज में जाके अगर एक बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, उसकी सोशलाइजेशन अच्छी होती है, उसकी तरबियत अच्छी होती है, तो वो रैशनल आंसर देना शुरू कर देगा। उसको पता चल जाएगा कि मुझसे जो पूछा जा रहा है इसका ये आंसर मैंने देना है, वो उसको सोच समझ के। अच्छा, अब दूसरी तरफ चलते हैं। ये तो हमने पहली बात कर ली कि एक बच्चा कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, लेकिन दूसरे पॉइंट पे जाते हैं कि क्या उसकी इस एविडेंस को रिलाई भी करना चाहिए, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है। अब इस पॉइंट पे चलते हैं हम, उसकी अब कॉम्पिटेंसी को आगे देखेंगे कि क्या उसने जो ये हमें जो बता दिया है, हमें इस पे रिलाई करना चाहिए, या जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक बच्चे को हमने पूछा कि आपके अम्मी अब्बू की लड़ाई होती है, तो वो फौरन बता देगा। लेकिन अगर वो घर गया, घर से उसको सिखाया गया, उसको बताया गया, अब वो जो बच्चा आंसर दे रहा है वो रैशनल आंसर नहीं है, और कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को कंफर्म करेगी कि क्या ये बच्चा जो आंसर मुझे दे रहा है, क्या ये रैशनल है या ये इरैशनल है। अगर तो कोर्ट समझती है यस रैशनल आंसर है, तो वो बच्चा कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक कि एक चाइल्ड जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है? अब ये केस लॉ है, एक सेकेंड जी, ओके। अब देखें, हमें यहाँ पे इस चीज को आगे लेके चलना है कि कॉम्पिटेंसी तो हमने कहा जी हो सकती है, लेकिन क्या उस पर रिलाई करना चाहिए? एविडेंस ऑफ अ चाइल्ड विटनेस इज अ डेलिकेट मैटर एंड नॉर्मली इट इज नॉट सेफ टू रिलाई अपॉन अनलेस इट इज कॉर्पोरेटेड। ये पॉइंट आ गया जी, जो मैं आपको कह रहा था कि चेक करनी पड़ेगी, उसकी कॉर्पोरेशन करनी पड़ेगी कि क्या इसको हम मान भी सकते हैं या नहीं। ग्रेट केयर इज टू बी टेकन इन द एविडेंस ऑफ अ चाइल्ड, एलिमेंट ऑफ कोचिंग इज नॉट इन्वॉल्व। ये मैंने पहले बताया था आपको कि अगर तो उस बच्चे की कोचिंग करके उसको एज ए विटनेस के तौर से भेजा गया, फिर कोर्ट को उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए, फिर वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं बनेगा। इस केस में भी हमें बता दिया गया, PRD 1995 का केस है कि अगर उसकी कोचिंग हुई भी थी और वो बच्चा जो आंसर दे रहा था, कोर्ट को पता चल गया कि तो कोचिंग के जरिए आया है, इसको सिखाया गया, फिर वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वो रैशनल आंसर दे रहा था तो फिर उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि चाइल्ड विटनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बिकॉज जब उसकी कॉर्पोरेशन पे जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस बच्चे को बहुत सारी चीजें जो थी वो सिखाई गई थी। क्लियर जी? इसके पीछे रीजन क्या है ये भी देख लीजिए। रैशनल बिहाइंड द टेस्ट ऑफ the rationale for this that common experience that a child which is most susceptible to tutoring both on account of fear and amusement। yes, उस बच्चे को तो डराया गया होगा या उसको कोई लालच दिया गया होगा किसी चीज का। ठीक है, he can be made to dispose about a thing which he has not seen, and once having been tutored he goes on repeating in a parrot like manner what he has been tutored to sustain। such witness are most dangerous witness। ठीक हो गया जी? इसलिए बच्चे की हम जो है वो विटनेस को
इतना उस पर रिलाई नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि इसको सिखाया गया होगा। और बच्चे बड़े इमेजिनेटिव होते हैं, याद रखिए ये बात, बच्चों का दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है, ठीक है। वो आपको ऐसी ऐसी कहानियां घड़ के सुनाएंगे कि आपको लगेगा कि ये कहानी सही है। अगर आप लोगों ने किसी ने बीएससी पढ़ की है ना, तो बीएससी में मैंने कोई लेसन पढ़ा था कि बच्ची ऐसे अपने से कहानियां घटती रहती थी इमेजिनेशन के अंदर। तो बच्चों की इमेजिनेशन बहुत शार्प होती है, बहुत तेज होती है, और ये बड़ी कहानियां घटती हैं। तो कोर्ट ये कह रही है कि बच्चा जो है वो विटनेस हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या उसकी कोचिंग तो नहीं हुई, क्या वो ये जो बातें कह रहा है वो किसी ने उसको एक्सप्लेन तो नहीं की हुई और वो आगे बता रहा है। हमें देखना है कि वो रैशनल आंसर दे रहा है कि नहीं। आई थिंक नाउ यू पीपल आर क्लियर अबाउट दी विटनेस, चाइल्ड एज ए विटनेस। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। हमें ये पता चल गया कि एक बच्चा जो है वो विटनेस हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी होगी। आगे चलते हैं जी, लुनेटिक की बात करते हैं जी, कि क्या एक लुनेटिक हो सकता है। और लुनेटिक इज वन दैट हैड अंडरस्टैंड the intervals in which he is in his senses, yes, सिर्फ उस दौरान में जिसमें वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता था, उसमें वो कॉम्पिटेंट होगा, उसके अलावा वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। डेफ एंड डब, इनके बारे में देखें जी। under कानून शाहद a person who is deaf and dumb can also be competent witness provided that he understand the question and capable of giving answer by writing signs or in any other manner in which he can make himself intelligible। देखिए, डेफ और डम भी हो सकती है, लेकिन देखा जाएगा कि क्या जो एक चीज थी वो उससे रेलेवेंट, अब एक बंदा सुन ही नहीं सकता और उसको आपने बुला लिया अदालत में और वो ये कहता है कि मैंने ये सुना था। ओ भाई, कैसे सुन लिया? आपकी तो कैपेसिटी नहीं है, आप तो इस काबिल ही नहीं कि आप उसको सुन सकते हो। एक बंदा ब्लाइंड है, अंधा है, वो आके अदालत में कहता है कि हाँ मुझे इस चीज का पता है। भाई आपने देखा ही नहीं है, आपकी वो सेंस ही नहीं है देखने वाली, तो आप कैसे? यही कोर्ट ने डिसाइड करना है। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे क्यूएसओ के सारे आर्टिकल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जहां पे कंफ्यूजन हो, आर्टिकल को बार बार पढ़े, आपको आपकी कंफ्यूजन का आंसर मिल जाएगा। आर्टिकल ने हमें बता दिया कि अगर उसकी सेंसेस को वो प्रिसीव नहीं कर रहा तो वो विटनेस नहीं होगा। लेकिन अगर वो जो डिस्प्यूट है वो किसी और सेंसेस से रिलेट करता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक उसकी थी, फिर वो कॉम्पिटेंट विटनेस बन जाएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। एक बंदा सुन नहीं सकता, देख तो सकता है, उसने एक वाक्य को देखा है, अब अगर वो बता देगा उसको देखा है उसने, तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस बन गया। सिंपल सी बात है। सुन नहीं ना सकता, देख तो सकता है, जो उसने देखा है उसको वो बता दे। और अगर कोर्ट उसके ऊपर रिलाई करती है, कोर्ट उसको जो क्वेश्चन पुट करेगी, उससे जो चीजें पूछेगी, वो उनकी रैशनल आंसर दे देता है, कॉम्पिटेंट विटनेस बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और थोड़ी सी देख लीजिए कि डिफरेंस बिटवीन द चाइल्ड एंड डेफ एंड डब विटनेस। इसमें होता ये है कि जो दो इसने इसमें बातें बताई हैं। पहली तो ये है कि जो डेफ डम होते हैं इनको एविडेंस जो ओथ पे होती है, और चाइल्ड को इसको वो ओथ को अंडरस्टैंड ही नहीं करता। फिर डेफ और डम कैन गिव एविडेंस बाय मीन ऑफ साइन अंडर आर्टिकल 3। ठीक है, वो आर्टिकल 3 जैसे हमने कहा था उसके मुताबिक कर सकते हैं, और चाइल्ड तो अपना पूरा आंसर एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है जी, क्लियर? तो ये हमारे पास ये हो गया 3, चाइल्ड विटनेस, लुनेटिक, डेफ एंड डब। आगे चलते हैं जी, चांस विटनेस। ये चांस विटनेस कौन होते हैं? somebody know about this चांस विटनेस? किसी को पता है इसका चांस विटनेस का? सर, जो बाय चांस किसी अक्रंस को देख लेते हैं। ठीक है, ओके जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा चांस विटनेस के हवाले से? चांस विटनेस कौन होते हैं जी? जी बताइए, शाबाश। सर, नॉर्मली वो उस जगह पे रहते नहीं जिस जगह पे कोई गवाह होता है, तो बाय चांस वो जगह से मतलब उनको। बिल्कुल ठीक है जी, ये आपने सबसे प्रिसाइज बता दिया जी कि एक ऐसा पर्सन जो नॉर्मली उस जगह पे उसका होना बनता नहीं था, ठीक है, बट वो वहां पे जब एक्सीडेंट हुआ, जब एक्शन हुआ, जो डिस्प्यूट हुआ, वो वहां पे मौजूद था, ठीक है, और उसने उसको वहां पे एक्सप्लेन किया, वो चांस विटनेस होगा। जी उमर फारूक साहब प्लीज बताइए क्या कहना चाहते हैं। उमर फारूक, चले आगे चलते नहीं। सो चांस विटनेस एक एग्जांपल है मोटरवे इंसिडेंट वाला। हाँ, जो केस है उस बाद में कुछ चांस विटनेस आए थे जिन्होंने केस को कोरोबरेट किया था कि हाँ फलां वक्त पे ये लड़की वहां पर मौजूद थी, गाड़ी उनकी खराब थी। तो इस केस में भी वो चांस विटनेस इसको हम रेस्ट गेस्टाई भी कह सकते हैं।
जी ये आपने जो रोड की एग्जांपल दी है ना, मोटरवे की, बहुत जबरदस्त एग्जांपल आपने दी है, लेकिन हम नॉर्मली मोटरवे पे मैं डेली थोड़ी जाता हूँ, ठीक है। वो तो मैं उस वक्त गया और मैंने उस एक्सीडेंट को, उस इंसिडेंट को, उस वाकये को देख लिया, अब मैं उसका विटनेस बन गया। और याद रखिए कि आपने अगर किसी जगह पे कोई एक्सीडेंट, कोई चीज देखी है, ये आपके ऊपर सोशल, रिलीजियस और लीगल ड्यूटी है कि आप उसकी गवाही देंगे। ये बात याद रखनी है आपने। हमारे क्लियरली हमें इस्लाम ने कहा है कि आपने अगर किसी चीज को देखा, सुना और आपको कोर्ट को वो बताना आपके लिए सोशल, आपकी रिलीजियस और लीगल ड्यूटी है, ठीक है, कि आप कोर्ट को वो चीज बताएंगे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपने कुछ चीज देखा है उसको छुपाओ मत, ठीक है। एक आयत भी है कि किसी चीज को मत छुपाए जो आपने देखी है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो जिसे कह लेना कि वो आपका जो दिल है वो दागदार हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन कि आप कोई चीज अगर देखते हैं, सुनते हैं, ये आपकी, एक मिनट में यहाँ पे वो आयत आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपकी ये ड्यूटी बन जाती है। नंबर 1 सोशल, ठीक है। ये देखिए अकॉर्डिंग इस्लामिक व्यू सूरह बकरा आयत नंबर 283, कंसील नॉट एविडेंस फॉर whoever conceal it his heart is tainted with sin, दागदार हो जाएगा। ये सूरह बकरा में हमें बताया गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी वाकये को देखते हैं और वहां पे आपकी मौजूदगी थी, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, आप उस जगह पे मौजूद, आपका होना एक अननेचुरल सी चीज थी कि आप वहां पे नॉर्मली नहीं होते, अब आप उसके विटनेस बन गए हैं, अब आपको उसकी गवाही देना पड़ेगी। क्लियर है जी। लेकिन याद रखिए कि चांस विटनेस की जो एविडेंस है उसके लिए भी आपको उसे कॉर्पोरेटिवली इसको चेक करना पड़ेगा, फिर जाके कोर्ट उसकी बात को मानेगी, अदरवाइज कोर्ट उसको कंसिडर नहीं करेगी। अगर मैं ये कहूँ ना कि जो विटनेस की कॉम्पिटेंसी का और उसकी जो एडमिसिबिलिटी का जो ज्यादा ताल्लुक है, जो ज्यादा पावर है, वो कोर्ट ही के पास है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ तो ये एक ज्यादा बेहतर होगा। आगे चलते हैं जी, फीमेल विटनेस जी फीमेल विटनेस, उसकी विटनेस को एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं? शाबाश, जल्दी से बताइए। सर किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा, इनके लिए हमें जो आर्टिकल है क्यूएसओ, वो हमें जब ऑल पर्संस का कह रहा है तो इसका मतलब फीमेल भी होंगी। अच्छा, अब इसके लिए हमें आर्टिकल 17 को भी पहले देखना पड़ेगा कि कितनी फीमेल होंगी। पहले पॉइंट पे तो हम ये कह रहे हैं कि यस, फीमेल विटनेस जो है वो कंसिडर किया जाएगा। पहला पॉइंट तो हमारा ये है। 2 होंगी, 1 होगी, ये आर्टिकल 17 की बात करके फिर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन पहला पॉइंट ये है कि यस, अ फीमेल कैन बी अ विटनेस। और हमें उसमें ये भी बता दिया गया, ये पीआरडी 2001 का केस है कि जी प्रोडक्शन ऑफ 2 फीमेल विटनेस जॉइंटली इज only necessary in case of financial matter or future obligation and not in the criminal cases, ठीक है। कि फीमेल विटनेस एक भी हो सकती है सारे मैटर्स में, सिवाय फाइनेंशियल मैटर्स के या फ्यूचर ऑब्लिगेशन के 2 फीमेल्स को लाया जाएगा। उसके पीछे भी रीजन ये है, एक सेकंड जी, ये जरा अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। उसके पीछे भी रीजन ये है, ये नहीं कि उनको आपने हाफ कर दिया है, उसके पीछे भी रीजन ये है कि वो अगर एक खातून भूल जाए तो दूसरी जो है वो उसको बता देगी। आगे चलते हैं जी, इंटरेस्टेड विटनेस। इंटरेस्टेड विटनेस कौन होता है जी, जल्दी से बताइए। इंटरेस्टेड विटनेस किसको कहते हैं? इंटरेस्टेड विटनेस, शाबाश, ये बड़ा कॉमन सा है और हम कोर्ट में अक्सर ये सर जिसका कोई इंटरेस्ट होता है, कोई फैमिली मेंबर है जो किसी को मतलब एक बरी करवाना चाहता है या वो कुछ से सजा दिलवाना चाहता है, जिसका इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल ठीक है, जिसका डायरेक्टली उस केस में जी, उसका डायरेक्टली उस ऑफेंस से, उस डिस्प्यूट से लिंक होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम फैमिली मेंबर्स को इसमें इंक्लूड करते हैं। ज्यादातर हम कहते हैं कि जो फैमिली मेंबर है वो हम उनको इंटरेस्टेड विटनेस के तौर से जो है वो लेके जाते हैं। इंटरेस्टेड विटनेस वन हु हैज अ मोटिव फॉर फॉल्स इंप्लिकेशन ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन, और ये इंटरप्रेट किया गया था पीएलजी 2001 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में। ये चीज बताई गई थी कि वो पर्सन इंटरेस्टेड विटनेस होगा जिसका एक्चुअली एक मोटिव ही उसको सजा दिलवाना था या उसके खिलाफ जाना था, उसके खिलाफ झूठ बोलना था, ठीक है। देखिए, एक विटनेस जो होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, ठीक है। जो उसने देखा है एज इट इज बता दे। आगे चले जी, पुलिस ऑफिसर। अच्छा, मुझे बताइए, क्या पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं जी, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं जी। आगे चलते हैं, इसको रीड कर लीजिएगा।
अच्छा, अब ये देखिए, फीमेल विटनेस इन रेप केसेस, इन केसेस of zina, enforcement of hudud ordinance, a female is much qualified to appear as a witness in proceeding under section 10 of the ordinance as the male, and the question of the quality and the numerical evidence indicated section 8. आप पढ़ लीजिएगा कि यस, खातून फीमेल विटनेस जो है वो रेप केसेस में हो सकती है। हस्बैंड की जो एविडेंस के बारे में बात की गई, रीड खुद कीजिएगा, इसको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोसिक्यूटर एज ए विटनेस, जी हो सकता है, यस यस किया जा सकता है, उसको भी बुला सकता है जी। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उस पर लेके जाना चाह रहा हूँ, अक्यूज्ड एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। जी बताइए, क्या है कि अक्यूज्ड पर्सन कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है? जी सर, हो सकता है, वो अपने Yes. डिफेंस में अपनी अच्छा, बिल्कुल हो सकता है, और ये हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 340 के जो सब क्लास 2 में भी ये बात बताई गई कि यस वो हो सकता है, और ये केस लॉ भी है इसके लिए, पीएलडी 1983 का, ये भी आप देख लीजिए जी। ठीक है, ओके। अच्छा, ये आप कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस का आपको पता चल गया, ये आप लोग उसको रीड कीजिएगा। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं, नंबर ऑफ विटनेस, आर्टिकल 17 पे आ जाए। आर्टिकल 3 का मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया है, कॉम्पिटेंट कौन होगा, किन लोगों को हम अलाउ कर रहे हैं, कौन कोर्ट में आके एविडेंस दे सकते हैं, ये सारा हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ विटनेस पे, कि कितने विटनेस होने चाहिए, कितने विटनेस होने चाहिए, इसकी हम जो बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 17 है जी। आर्टिकल 17 की पहले वर्डिंग देख लेते हैं, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे जी। आर्टिकल 17 में कहता है, द कॉम्पिटेंस ऑफ पर्सन टू टेस्टिफाई एंड द नंबर ऑफ विटनेस। एक सेकेंड जी, स्टिल अभी भी माइक ओपन है, चले ओके जी। नंबर, द कॉम्पिटेंस ऑफ पर्सन टेस्टिफाई एंड द नंबर ऑफ विटनेस required in any case shall be determined in accordance with the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। ये देखिए जी, अब अगर देखा जाए तो आर्टिकल 17 हमें ये कहता है कि जो नंबर ऑफ विटनेस होंगे वो और उसकी कॉम्पिटेंसी को कैसे देखा जाएगा, कुरान और सुन्ना से। और ये शैल बी का वर्ड यूज कर दिया, शैल बी का मतलब करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जी क्या ये जो आर्टिकल 17 है इसके अंदर और आर्टिकल 3 में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो क्या है? और दूसरा ये बताइए कि अगर इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लग गई है तो फिर एक नॉन मुस्लिम क्या एक मुस्लिम के केस में अगर विटनेस आ सकता है, ठीक है, या नहीं आ सकता? ये क्वेश्चन बनेगा जो भी आपने मुझे आंसर देने हैं। पहले थोड़ा सा हम इसको रीड कर लें, अपने माइंड में इन क्वेश्चन को रखिए। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ रिलेटिंग टू हदूद और एनी अदर स्पेशल लॉ, ठीक है। दूसरा पॉइंट में कहता है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, ठीक है जी, क्या एनी लॉ रिलेटिंग टू हदूद, कि कोई हदूद से रिलेटेड लॉ है या कोई स्पेशल लॉ है। फिर इसका ए में जाके कहता है इन मैटर्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल फ्यूचर ऑब्लिगेशन इट इज रिड्यूस्ड टू राइटिंग द इंस्ट्रूमेंट शैल बी अटेस्टेड बाय 2 men। अब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात कर के अगर कोई डॉक्यूमेंट था जो इन राइटिंग था उसके लिए हमें क्या चाहिए जी, अटेस्टेड बाय 2 men and 2 women, and so that may remind the other if necessary shall be led according to the, and in all other matter the court may accept or act on the testimony of one man। अब देखिए मैन और इसके आर है ये लिखा हुआ, one man or one woman or such other evidence as the circumstances of the case may warrant। ठीक है जी, कि हो ये गया। इसको मैं एक दफा ना जो हमारे पास कोड है उससे भी देख लें, क्योंकि आपको ये जो मैं शेयर करता हूँ ना, कभी भी आपने उस पर रिलाई नहीं करना, आपने हमेशा जो एग्जैक्ट कोड होता है उसको एक दफा लाजमी देखना है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। ये आर्टिकल 17 पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये देखिए जी, ये आर्टिकल 17। The competency of a person testify a number of witnesses requires any case shall be determined in accordance with the injunction of Islam as allowed in the Holy Quran, unless otherwise provided any law relating to enforcement of hudud or any other case law or any special law. In matter pertaining to financial or future obligation, if reduced to writing, the instrument shall be attested by 2 men or 1 man and 2 women। ये देखिए ना, वो वहां पे थोड़ा सा वो कंफ्यूजन आ रही थी, ये इसमें ज्यादा क्लियर हो गया जी। कि सबसे पहले तो उसने कहा, वो हमने तो शुरू में तो पढ़ लिया ना जी कि ये कॉम्पिटेंसी को देखा जाएगा कुरान और सुन्ना के मुताबिक, और फिर लेकिन आर्टिकल 3 में हमें एक और भी बात कही थी कि अगर वो मौजूद नहीं है तो किसी को भी कंसिडर किया जा सकता है। अब इसका जो ए है उसको देखते हैं, 2 का सब आर्टिकल ए।
कि अगर कोई ऐसा था जो कि फ्यूचर ऑब्लिगेशन थी इन मैटर पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन, और उसको आपने राइटिंग में लेकर आए हैं, तो उसके लिए क्या होगा, 2 men, 2 लोग होने चाहिए, 2 मर्द होने चाहिए। अगर 2 मर्द नहीं है तो 1 man and 2 women, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड कि कोई और किसी जगह पे उससे रिलेटेड ना लिखा गया हो, मतलब किसी स्पेशल लॉ के अंदर कहा गया हो कि एक बंदा आ जाए विटनेस के लिए या 2 आ जाए। जैसे फैमिली जो कोर्ट है उसमें तो ये अप्लाई नहीं होता। अब जरूरी नहीं है कि वहां पे विटनेस के लिए 2 मर्द आए 2 औरतें आए, वो अपना उनका फैमिली कोर्ट का तरीकाकार होगा कि वो किसने लोगों को बुलाएंगे और किस तरह से बुलाएंगे। ये है जी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, ये किसी ने भी यहाँ पे शेयर किया कि वो डिपेंड करता है कि अगर कोई स्पेशल लॉ है या कोई स्पेशल कोर्ट है जिन्होंने अपने लिए विटनेस को अपने तरीकों से बुलाना है, वहां पे ये अप्लाई इस तरह से नहीं होगा जी। अच्छा आगे चलें, हम बात कर रहे थे जी फ्यूचर ऑब्लिगेशन और फाइनेंशियल। इफ रिड्यूस टू राइटिंग द इंस्ट्रूमेंट शैल बी अटेस्टेड बाय 2 men। पहला पॉइंट ये हो गया कि अगर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है या फ्यूचर ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है तो उसमें 2 मर्दों का होना जरूरी है। ठीक है जी, 2 मर्द जो है वो उसमें उसको अटेस्ट कर दे। लेकिन अगर 2 मर्द नहीं है, 1 man and 2 women, ठीक है, यानी टोटल ये 3 हो गए। दूसरे में अगर जाएंगे 1 मर्द और साथ में 2 औरतें। पहले के लिए 2 मर्द, फिर वो उसने कहा कि 1 मर्द और 2 औरतें, सो दैट द वन मे रिमाइंड द अदर। अब ये देखिए इसके ऊपर बड़ा हवा क्रिएट किया जाता है जी कि जनाब खवातीन को इक्वालिटी नहीं दी जा रही। इसके पीछे रीजन सिर्फ इतनी सी बताई गई है कि वो उसकी हेल्प के लिए कहा गया कि 2 खवातीन हो जाए। ये नहीं कि हमने उसकी जो है वो उसको जिसे कह लिया जाए कि डिग्रेड करने की या उसको कम इंपॉर्टेंस दी गई, नो, कि वो उसको रिमाइंड करवा दे, क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है कि जो खवातीन की मेमोरी होती है वो थोड़ी लेस होती है एज कम्पेयर टू मेल, और टाइम के साथ साथ, टाइम गुजरने के साथ साथ खवातीन की मेमोरी जो है वो डाउन की तरफ जाती है, जबकि मर्दों की मेमोरी टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है। एंड एविडेंस शैल बी लेड अकॉर्डिंगली एंड इन ऑल अदर मैटर द कोर्ट में एक्सेप्ट। अब देखिए आगे जाके उन्होंने कहा सिर्फ इन 2 चीजों में उन्होंने कहा फाइनेंशियल या फ्यूचर, और फिर कहा इन ऑल अदर मैटर द कोर्ट में एक्सेप्ट। कोर्ट की मर्जी है वो क्या करे, एक्सेप्ट और एक्ट ऑन द टेस्टिमनी ऑफ 1 man। किसी एक शख्स की बात पे भी जनाब वो उस केस का डिसीजन कर सकते हैं, और 1 woman, और किसी एक औरत की जो है वो विटनेस उसको ले लिया जाए, और सच अदर एविडेंस एज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस में वारंट। मतलब ये कि वहां पे कोई चाइल्ड भी आ सकता है या कोई भी सर्कमस्टेंसेस जिस तरह के है उसके मुताबिक कोर्ट उसको कंसिडर कर सकती है। कोर्ट के लिए कोई जो है ना वो आपने उसको बार नहीं किया। पहले में आप कह रहे हैं कि कुरान और सुन्ना, लेकिन एंड पे जाके आपने कहा कि जी पहली प्रेफरेंस तो यही होनी चाहिए कि कुरान और सुन्ना के मुताबिक आप लेके जाएंगे, लेकिन अगर पर्सन अवेलेबल नहीं है तो कोई भी हो सकता है। और फिर यहाँ पे हमें जाके बता दिया गया कि कितने हो सकते हैं, 2 मर्द। अगर कोई चीज रिटर्न थी, फ्यूचर ऑब्लिगेशन की थी, 2 मर्दों का होना जरूरी है। लेकिन अगर 2 मर्द नहीं है, 1 मर्द और 2 खवातीन, और 2 खवातीन किस लिए नहीं जी, ये मेडिकली प्रूव नहीं हुआ। वीक मेमोरी ऑफ लेडीज की मेडिकली प्रूव नहीं हुआ। एक्चुअली उनकी जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसी होती है खवातीन की कि उनको बायोलॉजिकली जो है ना इसमें वो थोड़ा सा लैक कर जाती हैं। हालांकि जब टीनेजर में होती है ना लड़कियां, उनकी मेमोरी टीनेजर लड़कों से ज्यादा होती है, ये भी याद रखिएगा। जो लड़कियां टीनेजर में होती हैं उनकी मेमोरी टीनेजर लड़कों से ज्यादा होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ, मैंने आपको पहले कहा था कि टाइम गुजरने के साथ साथ जब उनकी एज ज्यादा हो जाती है तो फिर उनकी मेमोरी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। उनके अंदर कुछ बायोलॉजिकल ऐसी चेंजेस आती हैं, उनको कुछ बायोलॉजिकल ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे हुए चाइल्ड बर्थ है और बड़े मामला खवातीन को, उसकी वजह से उनकी वो जो मेमोरी का जो एक किस्म से कह लीजिए वो वीक होना शुरू हो जाती है। जरूरी नहीं कि सब खवातीन के लिए हो ये, लेकिन एक जनरली यही समझा जाता है कि उनकी मेमोरी जो है वो वीकर होना शुरू हो जाती है। तो 2 खवातीन में से इसलिए कि अगर एक भूल जाती है तो दूसरी उसको वो चीज रिमाइंड करवा देगी, उसको वो याद करवा देगी। ठीक है, लेकिन मैंने कहा टीनेजर में जो खवातीन होती हैं उनकी मेमोरी टीनेजर बॉय से ज्यादा होती है, उनका इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा होता है, उनका IQ ज्यादा होता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा आगे चलते हैं जी। सो इन ऑल अदर मैटर द कोर्ट में एक्सेप्ट और एक्ट ऑन द टेस्टिमनी ऑफ 1 man और 1 woman as such। अब ये आई थिंक इसमें उसने आपको बता दिया है कि कितने विटनेस होने चाहिए। अब अगर आप इन दोनों आर्टिकल को मिला लेना तो आपको कॉम्पिटेंसी और नंबर ऑफ विटनेसेस का क्लियर हो जाएगा
कि जी सबसे पहले तो हमने देख लिया कि कॉम्पिटेंट कौन है विटनेस। हमने कहा जी कोई भी पर्सन कॉम्पिटेंट हो सकता है, चाहे वो चाइल्ड है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, इवन जो डफ और डम वो भी हो सकते हैं, लेकिन किस बेस पे? अगर वो रैशनल आंसर दे सकते हो। पहली बात तो हमने ये कहा था कि रैशनल आंसर दे सकते हो। फिर हमने कहा था कुरान और सुन्ना के रेफरेंस से उनको कॉम्पिटेंसी उनको चेक किया जाएगा। कोर्ट उनको क्वेश्चन पूछेगी और कोर्ट अगर मुतमईन हो जाती है कि वो रैशनल आंसर दे रहे हैं तो फिर उनको हम कॉम्पिटेंट कहेंगे। हमने कहा था जो बंदा फॉल्स और परजरी में कन्विक्टेड है उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। फिर आगे कहा कि अगर वो रिपेंटेड है, पछताया है और उसने तौबा टाइप कर लिया तो उसको भी करेंगे। और आर्टिकल 17 ने हमें बताया कि जो फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, उसमें 2 मर्दों का होना जरूरी है अगर वो रिटर्न था। और अगर 2 मर्द अवेलेबल नहीं है तो 1 मर्द और साथ में 2 औरतें, मतलब टोटल 3 हो जाएंगे। ऑलराइट। और इसके अलावा जितनी भी मैटर है उसमें कोई 1 मर्द या 1 औरत या कोर्ट की मर्जी है कि वो कितने लोगों को जो है उसमें कॉल करना चाहे वो करती। ये हो गया जी आपका आर्टिकल नंबर 17। ये हमने उसकी रीडिंग कर ली। अब यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वांटम ऑफ एविडेंस। अच्छा देखिए, क्वांटम का मतलब क्या है? क्वांटम जी स्टूडेंट्स, क्वांटम का मीनिंग क्या है? क्वांटम किसको कहते हैं? सॉरी मैंने वो स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। सब स्टूडेंट जो है ना वो लेट ज्वाइन करते रहते हैं, सारा उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। जी कोई बताएगा जी क्वांटम का मीनिंग क्या है? क्वांटम, क्वांटम किसको कहते हैं जी? क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ विटनेस। नंबर ऑफ विटनेस। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, क्या क्वांटम मैटर करता है या क्वालिटी मैटर करती है? बताइए सर सर, बोथ क्वालिटी सर। सॉरी क्वालिटी सर। क्वालिटी। ओके ठीक है, सही है जी, ठीक है। देखिए जी, जब आपने फ्यूचर ऑब्लिगेशन की बात की थी ना और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की, आपने क्वांटम की भी बात कर दी थी कि 2 मर्द होने चाहिए, ठीक है, क्लियर। और आपने कहा था कि अगर 1 मर्द है तो 2 औरतें होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद आपने ये भी तो कहा था कि इन ऑल अदर मैटर्स कोर्ट की मर्जी है, 1 मर्द हो जाए 1 औरत हो जाए, जितने मर्जी लोग हो जाए। इसका मतलब आगे जाके आपने कहा कि क्वांटम मैटर नहीं करेगा बल्कि उस विटनेस की क्वालिटी देखी जाएगी। एक विटनेस की जो एविडेंस है उसके ऊपर भी आप डिसीजन कर सकते हैं। जैसे कि ये एक केस लॉ देख लीजिए यहाँ पे, ये किधर गया, सॉरी मैं दोबारा वापस आता हूँ। ये इट इज नॉट द नंबर ऑफ विटनेस व्हिच इज इंपॉर्टेंट बट द क्वालिटी ऑफ एविडेंस व्हिच इज टू बी कंसिडर। ठीक है भाई, ये यहाँ पे आपका क्वांटम इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि क्वालिटी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर एक विटनेस को, एक एविडेंस को आप समझते हैं कि उसकी क्वालिटी बेहतर है, दैट कैन बी कंसिडर। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं फाइनेंशियल मैटर में। हमने अभी कहा था कि 2 मेल और या फिर 1 मेल और 2 फीमेल, इसके लिए केस लॉ भी देख लीजिएगा, PRT 1995 का लाहौर, ये आप इसमें से देख लीजिएगा। और ये सूरह बकरा की आयत में भी ये चीज लिखा है, कॉल टू विटनेसेस फ्रॉम अमंग योर मैन, 2 विटनेसेस, ठीक है। And if 2 men be not, then a man and 2 women of such as you prove as witness. So the one forgets, the other will remember. ये देखिए, अब आप इस चीज से रियलाइज कर लें कि इसके पीछे कोई लॉजिक होगी, इसके पीछे कोई रीजन होगी। जो चीज कुरान में बता दी गई है, आई थिंक उसकी जो हम कोई अपने से कोई खुद इंटरप्रिटेशन बना ही नहीं सकते, समझ गए ना। सो इट मीन्स कि ये इसके पीछे बहुत सारे रीजन लॉजिकल हो सकती है। एक जैसे मैंने कहा कि मेमोरी हो सकती है कि मेमोरी जो है वो मर्दों की निस्बत खवातीन की एज के साथ साथ, शुरू में बचपन में मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 ईयर से लेके 18 ईयर तक की एज में खवातीन की मेमोरी बहुत शार्प होती है एज कम्पेयर टू मैन। उनकी IQ ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन फिर एज बढ़ने के साथ साथ उनकी मेमोरी कम होना शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं जी, क्रिमिनल मैटर्स में भी हमने कहा कि एक ही मर्द या एक औरत हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये सारा आप लोगों ने जी खुद रीड करना है, ये मैंने आपके साथ पहले हैंडआउट शेयर किया था, इसमें कोई इतनी चीजें नहीं है। अब आखिरी पॉइंट जी, आखिरी पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कल आप लोगों का होमवर्क भी है। वो हमने देखा था कि किन लोगों को प्रिविलेज दिया जाएगा, किन लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। और देखे ना, आपने तो पहले कहा कि कुछ
जगह पे विटनेसेस खुद आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो कोर्ट उनको बुला सकती है, इवन कोर्ट उनको अरेस्ट करवा सकती है कि उनको अरेस्ट करके लाया जाए। लेकिन कुछ सिचुएशन में हम उनको एज ए कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं मानेंगे, या अगर वो कॉम्पिटेंट हैं भी तो कोर्ट उनको अलाउ नहीं करेगी, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन यानी प्रिविलेज कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है, who may not be compelled to testify। अब ये अगर आपने आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल नंबर आई थिंक 15 तक जो है आपने ये सारे इसमें रीड करने हैं, ठीक है, इनको आपने रीड करना है कि इन लोगों को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो आके जो है वो गवाही दें। ये आप लोगों का कल का होमवर्क है, आप लोगों ने आर्टिकल 4 से 15 तक पढ़ना है, और दूसरे में आपको ये जो आर्टिकल 3 और 17 आपने करना है। इंशाल्लाह परसों की क्लास में मैं आपके साथ 2 टॉपिक डिस्कस करूंगा, एक कंप्लिस का और प्रिविलेज कम्युनिकेशन का थोड़ा सा शुरू में मैं आपको बता दूंगा। ये हमने परसों जो है चैप्टर फिनिश करना है, थोड़ा सा हम लेट हो रहे हैं, पहले शुरू में हमने जो प्लान किया था उसमें हमारा ये आज खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। इस वीक में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा क्लासेस कर लें। अगर मैंने कल क्लास रखनी हुई तो मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा, परसों तो हमारी लाजमी क्लास होगी, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अकम्पलिश को हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज जी। कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए मुझे, लास्ट मिनट है। सर ये हमने कहा था कि जो एविडेंस ऑन ओथ होगी, लेकिन ये चाइल्ड और जो ल्यूनेटिक है ये तो उसको समझते नहीं है, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन थी। नहीं देखिए, लुनेटिक तो कॉम्पिटेंट तब होगा ना जब उसकी वो ल्यूनेसी खत्म हो जाएगी। अब अगर उसकी ल्यूनेसी पीरियड खत्म हो गया, वो तो ओथ को समझता है। हाँ, चाइल्ड उस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, चाइल्ड के लिए वो ओथ जो है वो कंपल्सरी नहीं है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। सर इसमें थोड़ा सा Thank ऐड you, करना sir. चाहता हूँ अभी। ये हम जी प्लीज अब नेक्स्ट उसमें कर लेंगे, खत्म होने लगी मीटिंग। अल्लाह हाफिज। जी सर, अल्लाह हाफिज।